बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रैपिड रिवीजन सेशन का डे 4 है और इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। उनमें सबसे पहला एक्ट जो है वो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है। ये एसडीओ पीरा की 1 वीक प्रेपरेशन का बेसिकली लेक्चर 4 है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पंजाब टेनेंसी एक्ट से रिलेटेड फुल कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो वो लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पे पंजाब टेनेंसी एक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। फोकस करके लेक्चर को सुनिएगा और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अगर आपको एसडीओ पीरा के पीडीएफ चाहिए टेस्ट की फॉर्म में तो वो आपको नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर राब्ता करके जो है आप ऐड भी हो सकते हैं और पीडीएफ की शक्ल में टेस्ट भी मंगवा सकते हैं ताकि आप फुल प्रिपरेशन करके एक अच्छा जो है वो पेपर डेवलप कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। तो इसका फुल नाम भी यही है, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। और ये याद रखिएगा 1887 का एक्ट नंबर 16 है। तो ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा एक्ट है, तो आप बताएंगे 16th एक्ट है किसका, 1887 का। इनएक्टेड कब हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। इसकी इनेक्टमेंट जो है वो 23 सितंबर 1887 के अंदर हुई। पर्पस क्या था, पर्पस था कि राइट्स एंड ड्यूटीज को रेगुलेट करना, किसकी, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स की। टेनेंट्स और जो लैंड ऑनर हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, उनको क्लियर करना जो है वो इसका पर्पस था। अब इसके सेक्शन 4 के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको मैंने एक एक लाइन में बताया है, आप जरा इनको गौर से सुनिएगा। लैंड बेसिकली पंजाब टेनेंसी एक्ट के मुताबिक लैंड से मुराद क्या है, लैंड वो जो एग्रीकल्चर के काबिल हो या जिस पर बिल्डिंग्स भी बनी हो वो भी इसी में शामिल होगी। टेनेंट किसको कहते हैं, जिसको हम मजारे कहते हैं या काश्तकार कहते हैं या किरायादार कहते हैं। ये पर्सन होल्डिंग लैंड आर पे रेंट, वो पर्सन जो लैंड जो है वो काश्त करता है और उसका रेंट देता है बदले में, उसको हम टेनेंट कहते हैं। लैंड लॉर्ड वो होता है जिसकी जमीन होती है और जो टेनेंट को जमीन जो है वो किराए पर देता है। रेंट बेसिकली वो अमाउंट है जो लैंड को इस्तेमाल करने के बदले जो है वो दी जाती है। याद रखिएगा इसमें सेस वगैरह शामिल नहीं है, फ्री सर्विसेज जो है वो भी शामिल नहीं है। यानी कि अगर किसी कॉलोनी के अंदर कोई और टैक्स होगा तो उसका फिर इजाफी चार्जेस होंगे। ये जो पार्टिकुलर रेंट है ये सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, लैंड यूज करने का होता है। अब अगर मैं इंप्रूवमेंट के बारे में बताऊं तो कि लैंड में इंप्रूवमेंट से मुराद क्या है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लैंड। अब लैंड की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, जाहिर बात है अगर वहां पर आपाशी का निजाम ठीक नहीं था तो वेल्स लगाने से या इसके अलावा जो है कुएं वगैरह खोदने के अलावा आपाशी के निजाम को बेहतर करने से जो है ये इंप्रूवमेंट्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट चैप्टर हमें जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी के बारे में बताता है। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी प्रोटेक्शन टू द टेनेंट्स। ये टेनेंट को क्या देती है, विरासती तौर पर जो है एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन देती है। अगर मैं एक्विजिशन की बात करूं तो एक्विजिशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 5 है और ये टेनेंट को राइट देता है कि वो ऑक्युपाइड लैंड जो है वो 2 जनरेशन तक, एमसीक्यू नोट कीजिएगा, या 30 साल तक विदाउट पेइंग रेंट जो है वो कास्ट कर सकता है। उसे सिर्फ लैंड रेवेन्यू देना होगा, इसके अलावा कोई और रेंट नहीं देना होगा। कितने टाइम तक, तो आप याद रखिएगा 2 जनरेशंस या 30 सालों तक। और ये आमतौर पर जो है जो फॉर्मर लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड ओनर्स हैं या सेटल्ड कल्टीवेटर सिंस 1868 एंड जागीरदार्स 20 ईयर्स जो है, ये रूल किन पर अप्लाई होता है, तो याद रखिएगा पुराने जो लैंड ओनर्स थे जो 1868 के लॉ के मुताबिक जो है वो सेटल थे, वो भी इसी एक्ट के आज तहत आ जाएंगे। और वो जागीरदार जो 20 साल से इन्वॉल्व थे वो भी इसी में आ जाएंगे। यानी बताने का मकसद ये है कि जब एक नया कानून आता है तो पुराना कानून जो है वो क्या कर दिया जाता है, मनसूख कर दिया जाता है। नो ऑटोमेटिक राइट बाय टाइम इलोन, सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिक राइट जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ मुंतकिल नहीं होंगे, बल्कि इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ओल्ड ऑक्युपेंसी राइट रिमेन वैलिड, तो जो पुराना ऑक्युपेंसी राइट है वो वैलिड रहेगा। और ये बात कब कहां लिखी गई है, याद रखिएगा सेक्शन
11 के अंदर लिखी गई है, क्योंकि इस बार जो पेपर बनना है उसमें कहीं ना कहीं सेक्शंस का जिक्र भी होगा, तो आपने सेक्शन भी गौर से देखने हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या कहा गया है। अगर मैं रेंट रूल्स चैप्टर 3 की बात करूं तो रेंट इज द फर्स्ट चार्ज ऑन द लैंड प्रोड्यूस। अब लैंड जो प्रोडक्शन देगी उस पर पहला हक जो है वो किसका होगा, रेंट का होगा। और ये बात कहां लिखी गई है, याद रखिएगा सेक्शन 12 के अंदर हमें बताई गई है। और आमतौर पर प्रोड्यूस रेंट जो है इंक्रीज इफ द लैंड एरिगेटेड एंड डिक्रीज इफ द एरिगेशन एंड। अगर जमीन में एरिगेशन आबादी अच्छी है, जमीन की पैदावार अच्छी है, तो फिर रेंट में इजाफा हो सकता है। अगर पैदावार कम हो गई है तो रेंट जो है वो इजाफे की बजाय क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसमें कमी आएगी। अगर मैं कैश रेंट की बात करूं तो इंक्रीज इफ द रेंट इज लेस देन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ये उसी सूरत में इंक्रीज होगा जब लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन से क्या हो, कम हो, तब इसको इंक्रीज किया जा सकता है, वरना नहीं। नो रेंट इंक्रीज विद इन 10 ईयर्स। हाँ, और ये याद रखिएगा कि 10 साल तक कोई रेंट इंक्रीज नहीं होगा सिवाय एरिगेशन रेंट के। तो ये बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन 24 के अंदर। रेंट रिमिशन अलाउड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज फ्लड और ड्राउट। अगर कहत साली आ जाए, हालात नासाजगार हो जाएं, तो नासाजगार हालात में जो है रेंट की अमाउंट कम की जा सकती है। टेनेंट में डिपॉजिट रेंट इन द रेवेन्यू ऑफिस इफ लैंडलॉर्ड रिफ्यूज, सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर लैंडलॉर्ड जो है वो किराया लेने से इनकार कर दे तो किराए को कहां जमा कराया जा सकता है, आप बता देंगे, रेवेन्यू ऑफिस के अंदर जो है वो सबमिट कराया जा सकता है। और ये किस सेक्शन में बताया गया है, ये सेक्शन 31 के अंदर बताया गया है। उसके बाद याद रखिएगा जो ग्राउंड्स टू इजेक्ट ऑक्यूपेंसी है टेनेंट की, वो सेक्शन 39 में बताए गए। यानी वो कौन सी शराइत हैं जिस पर जो मालिक जमीन है वो काश्तकार को बेदखल कर सकता है। तो पहला मिस यूज ऑफ लैंड, अगर वो लैंड का ठीक इस्तेमाल नहीं करता, गलत इस्तेमाल करता है। नॉट कल्टिवेटिंग व्हेन रेंट इज अ काइंड, और कल्टीवेशन जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। नॉट पेइंग रेंट डिक्री, और रेंट जो है वो कभी डिक्री जो है वो नहीं होता, यानी वक्त पे अदा नहीं होता। तो फिर ये सारी चीजें जो हैं याद रखिएगा, तब जो लैंड ओनर है उसके पास अख्तियार है सेक्शन 39 के तहत कि वो टेनेंट को बेदखल कर सकता है। इजेक्टमेंट रिक्वायर कोर्ट डिग्री, लेकिन इजेक्टमेंट जो है ये किस पर डिपेंड करती है, कोर्ट डिग्री के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, याद रखिएगा। सेक्शन अपना चैप्टर 5 जो है वो ट्रांसफर एंड सक्सेशन से मुतालिक है कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट में सेल, गिफ्ट, मॉर्टेज द टेनेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो टेनेंट है, काश्तकार है, वो अपना कब्जा क्या कर सकता है, बेच भी सकता है, गिफ्ट भी दे सकता है और किसी और को मुंतकिल भी कर सकता है। और ये सेक्शन 53 के अंदर बताया गया है। लैंड लॉर्ड हैज 1 मंथ प्री एम्प्टेशन राइट। जो लैंड लॉर्ड है अगर वो अपनी जमीन खाली करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, 1 मंथ प्रियर जो है वो नोटिस देना होगा, फिर जाके वो लैंड खाली करवा सकता है। सक्सेशन के हवाले से बात करें तो मुस्लिम जो है वो मुस्लिम शरिया के मुताबिक, जिस तरह इस्लामिक शरिया है उसी के मुताबिक जो है वो टेनेंसी मुंतकिल होगी। लेकिन अगर नॉन मुस्लिम्स हैं तो फिर मेल डिसेंडेंट्स में मुंतकिल होगी। उससे किसमें, विडो के अंदर, अगर उसकी डेथ हो जाए फिर विडो जो है उस विडो की मदर को मुंतकिल होगी, और फिर मेल जो है कोलेटरल्स को मदद मिलेगी। यानी ये एक बाकायदा प्रोसीजर है, बाकायदा सीक्वेंस है कि ट्रांसमिशन जो है वो किस एंगल के थ्रू जो है वो होगी। अगर मैं इंप्रूवमेंट्स एंड कंपनसेशन की बात करूं तो इसके मुतालिक चैप्टर नंबर 6 है, टेनेंट मेक इंप्रूवमेंट। टेनेंट वेल्स लगा के जो है ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ा के इंप्रूवमेंट कर सकता है, और ये बात सेक्शन 63 के अंदर बताई गई है। नॉन इजेक्टमेंट अनटिल द टेनेंट कंपनसेटेड फॉर इंप्रूवमेंट्स, सेक्शन 68 वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 68 के मुताबिक उस वक्त तक कोई मालिक मकान किसी को, अपना मालिक जो है जमीन का, किसी को बेदखल नहीं कर सकता जब तक वो जमीन पर लगाए हुए जो अमाउंट है, जो वेल्स की शक्ल में इस्तेमाल हुई या किसी और शक्ल में, वो दे नहीं देता। जब तक उसकी कंपनसेशन नहीं हो जाती तब तक जो है वो उसको लैंड से रिमूव नहीं कर सकता। क्लियर्ड वेस्ट लैंड जो है टेनेंट गेट कंपनसेशन अप टू 5 इयर्स रेंट। तो कंपनसेशन जो है वो 5 साल रेंट की शक्ल में भी दी जाती है, और ये बात सेक्शन 69 के अंदर मौजूद है।
अब अगर मैं कोर्ट्स एंड अपील्स के ऊपर बात करूं, चैप्टर 7 के अंदर बताया गया है कि रेवेन्यू कोर्ट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, इनके पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। और ये बात कहां कही गई है? सेक्शन 77 के अंदर। अब अपील टाइम लाइन याद रखिएगा, कलेक्टर के खिलाफ अपील 30 डेज में, ईडीओ रेवेन्यू 60 डेज में, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो 90 डेज में अपील टाइम लाइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। अगर मैं अमेंडमेंट्स एंड स्पेशल रूल्स की बात करूं तो 1952 के अंदर अमेंडमेंट की गई कि नो न्यू ऑक्यूपेंसी राइट आफ्टर द 1952, यानी 1952 के बाद कोई ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो नहीं दिए जाएंगे। एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कुड बिकम ओनर्स, जो पहले ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? वो मालिक हो सकते हैं, फ्री और पेड। तो दो कंडीशन है, फ्री भी और अमाउंट खर्च करके भी, यानी कि उस पार्टिकुलर जमीन के पैसे भी देकर वो मालिक हो सकते हैं। पर्सनल कल्टीवेशन लिमिट जो है ये बहुत अहम है, मैक्सिमम है 50 एकड़। तो पर्सनल कल्टीवेशन लिमिट कितनी है? 50 एकड़। और याद रखिएगा कि अगर किसी के पास 100 एकड़ हो तो उसका हाफ यानी 50 एकड़ वो काश्त करेगा सेक्शन 115 के मुताबिक। और वेरी इंपॉर्टेंट है, एक टर्म हम सुनते हैं मुकर्रीदार्स। ये जो मुकर्रीदार्स हैं ये बेसिकली ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं जो खास एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसा कि अटक एंड रावलपिंडी। तो अटक और रावलपिंडी के जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मुकर्रीदार कहते हैं। इलीगल एक्ट बाय लैंड लॉर्ड पनिशेबल अप टू 1 year जेल और फाइन, फ्री सर्विसेज डिमांड, इलीगल सेस, फोर्सफुल इजेक्टमेंट, लैंड सीलिंग वायलेशन, सेक्शन 116। यानी कि अब अगर लैंड लॉर्ड जो है वो कोई इलीगल एक्ट करे तो उसको 1 साल तक जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, कैद हो सकती है, और उस पर जुर्माना भी हो सकता है। कैसे? जैसे वो टेनेंट को फ्री सर्विस डिमांड करे, या कोई उसके ऊपर कोई नाजायज जो है वो कोई टैक्स ऐड करे, इलीगल सेस जो है, फोर्सफुल इजेक्टमेंट या जबरदस्ती उसको जमीन से निकाले, या लैंड सीलिंग वायलेशन करे। तो इन सारे केसेस में हमें सेक्शन 116 बताता है कि उसको क्या होगी? पनिशमेंट होगी। अगर हम इसका क्विक रिकैप देख लें, क्विक फैक्ट टेबल देख लें, तो जरा देखिएगा कि एक्ट की डेट क्या है। आप बताएंगे 23 सितंबर 1887। ऑक्यूपेंसी राइट टाइम कितना है? 2 जनरेशन या 30 इयर्स। प्री एम्पटीशन नोटिस का टाइम क्या है? तो याद रखिएगा वो 1 मंथ है। इसके अलावा रेंट इंक्रीज गैप कम से कम कितना होना चाहिए? 10 इयर्स। इसके अलावा रिलिंक्विशमेंट जो है नोटिस अमूमन 15 जनवरी से पहले देना चाहिए एवरी ईयर का। इजेक्टमेंट पीरियड जो है वो 1 मई टू 15 जून होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फसल हो जाती है और दूसरी की तैयारी हो रही होती है। कंपनसेशन लिमिट जो है वो अप टू 5 इयर्स है रेंट की। अपील टाइम जो है वो 30 साल, किसके लिए? कलेक्टर के लिए। फिर 60 ईयर जो है, और फिर 90 ईयर्स अपना 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। तो 90 डेज जो है ये लास्ट लिमिट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए। लैंड सीलिंग की बात करें तो अगर कोई 100 एकड़ का मालिक है तो पर्सनल कल्टीवेशन में कितनी रख सकता है? याद रखिएगा 50 एकड़। पेनल्टी क्या होगी? अप टू 1 ईयर जेल हो सकती है अगर टेनेंट जो है उसके राइट को लैंड ऑनर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे, तो फिर 1 ईयर तक जेल हो सकती है, और इसके ऊपर क्या हो सकता है? फाइन हो सकता है। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि आपको पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 का एक बाकायदा जामे और प्रीप्लेन्ड खुलासा जो है वो बताऊं, ताकि आप लास्ट मिनट रिवीजन का जो हमारा सेशन है उससे फायदा उठा सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसी तरह इसको लेकर चलेंगे, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912। बिल्कुल ये एक्ट जो है अगर आपने डिटेल में समझना है तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि यहाँ डिटेल वाला लेक्चर भी अवेलेबल है पीरा एसडीओ के हवाले से, तो आप उसको भी जरूर सुनिए। और ये जो कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको स्लाइड्स पे दिखाई दे रही होंगी, आप समझें, जो इजाफी बातें हैं वो सिर्फ नोट करते जाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देखते हैं इसका जो फुल नेम है वो क्या है। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912। और ये 1912 का कौन सा एक्ट है? याद रखेंगे 5वां एक्ट है। और इसकी इनेक्टमेंट कब हुई? तो ये 21 जून 1912 के अंदर जो है इसकी इनेक्टमेंट हुई, याद रखिएगा। पर्पस क्या है इसका? डिस्ट्रीब्यूट एंड मैनेज द गवर्नमेंट ऑन वेस्ट लैंड इन द पंजाब फॉर द सेटलमेंट एंड फार्मिंग, स्पेशली द कैनाल एरेटेड लैंड।
अब गवर्नमेंट की वो लैंड जो ऐसे फजूल पड़ी हुई थी, जो कास्ट नहीं हो रही थी, वो किसी ना किसी को देकर उससे क्या लेना, रेंट लेना। खास तौर पर जहां आपाशी भी क्लियर थी लेकिन वो जमीनें ऐसे पड़ी हुई थी, उनको काबिले काश्त बनाना। इससे पहले जो एक्ट मौजूद था वो गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट था 1893 का, और इसके आने से, कॉलोनाइजेशन के आने से, ये एक्ट जो है वो रिपील्ड हो गया है, मनसूख हो गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स के आने से कौन सा एक्ट मनसूख हुआ है, तो आप बताएंगे गवर्नमेंट टेनेंट पंजाब एक्ट 1893 जो है ये मनसूख हुआ है। अगर हम इसमें की डेफिनेशंस पर बात करें तो कलेक्टर यहां पर आएगा, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगा अपॉइंटेड टू इन्फोर्स दिस एक्ट। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसको अपॉइंट करेगी इस एक्ट को लागू करने के लिए। कमिश्नर जो है ये डिविजनल अथॉरिटी है अंडर दिस एक्ट। कॉलोनी जो है ये एरिया होगा जिसको गवर्नमेंट क्या करेगी ना, गवर्नमेंट जो है जिस पर ये गवर्नमेंट एक्ट अप्लाई होगा या गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करेगी तो कि ये कॉलोनी के अंदर शुमार होता है, वही एरिया जस्ट कॉलोनी कहलाए। टेनेंट जो है वो पर्सन है जो होल्डिंग गवर्नमेंट लैंड अंडर दिस एक्ट। टेनेंट बेसिकली वो पर्सन है जो गवर्नमेंट लैंड को क्या करता है, इस एक्ट के मुताबिक जो है वो रिओन करता है। ओरिजिनल टेनेंट याद रखिएगा, फर्स्ट मेल अलॉटी जो है वो ओरिजिनल टेनेंट कहलाएगा, या हिज मेल ट्रांसफरी जो है उसको हम ओरिजिनल टेनेंट कहेंगे। इंप्रूवमेंट वही है जिस तरह हमने टेनेंसी एक्ट में देखा था कि वेल्स लगाना, ड्रेनेज कैपेसिटी बेहतर करना, ट्रीज लगाना, बिल्डिंग्स बनाना जो है नॉट नॉर्मल फार्मिंग, लेकिन इसमें फार्मिंग जो है वो अलाउ नहीं होगी इंप्रूवमेंट के अंदर। उसके बाद सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 गवर्नमेंट ऑन लैंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये आमतौर पर उसी जगह पर अप्लाई होगा जिसका नोटिफिकेशन बाकायदा खुद कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। सेक्शन 6 हमें बताता है कि पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 जो है वो अप्लाई नहीं होगा जहां पर कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट अप्लाई होगा। सेक्शन 7 हमें बताता है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है जहां ये अप्लाई होगा, इसके कुछ प्रोसीजर्स जो हैं वो टेनेंसी एक्ट से क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस पे बात करूं तो ये जो स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशंस हैं हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको हर्ट कहते हैं। ये बेसिकली कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड का क्या काउंट होते हैं, हर्ट काउंट होते हैं। फोकस कीजिएगा। लैंड गिवन थ्रू आर रिटन स्टेटमेंट आर कंडीशन। सेक्शन 10 हमें बताता है कि ये जो लैंड है ये कैसे दी जाए, कैसे प्रोवाइड की जाए, रिटन स्टेटमेंट या कंडीशंस की शक्ल में। और लीगल स्टेटस जो है इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11 में बताया गया है क्राउन ग्रांट है, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल अथॉरिटी थी। और ये एक्ट किसको रिप्लेस करके या किसको कॉपी करके बनाया गया है, तो आप बताएंगे क्राउन ग्रांट एक्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नो राइट्स अनटिल, अब यहां पर राइट के लिए एक तो कलेक्टर का क्या चाहिए होगा, रिटर्न ऑर्डर चाहिए होगा, और दूसरा जो है वो टेनेंट जो है वो क्या करे, टेक्स पोजेशन करे, तब जाके उसको जो है वो राइट्स मिलेंगे, ऐसे राइट्स नहीं मिलेंगे। जो इन अलाइनबिलिटी है सेक्शन 18 और 19 के मुताबिक, टेनेंट कैन नॉट सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट और विल द लैंड विदाउट कमिश्नर परमिशन। अब यहाँ हुकूमत की जो सख्ती जो है, हुकूमत का रोल ज्यादा है। टेनेंट जो है वो अपनी मर्जी से ना जमीन बेच सकता है, ना आगे मुंतकिल कर सकता है, ना ही किसी को गिफ्ट दे सकता है जब तक कमिश्नर इसकी इजाजत नहीं देगा। टेनेंट लैंड कैन नॉट बी अटैच बाय द कोर्ट डिग्री, और टेनेंट लैंड जो है वो कोर्ट डिग्री के मुताबिक जो है वो भी अटैचमेंट यहां नहीं होगी। सब लिटिंग अलाउ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट है तो फिर सब लिटिंग का दौरानिया 1 ईयर होगा। अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट है तो फिर सब लिटिंग का जो दौरानिया होगा वो कितना होगा, वो 7 ईयर्स पे कंप्राइज अप होगा, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सक्सेशन रूल की बात करूं तो मुस्लिम्स जो हैं इनमें वही इस्लामिक शरीयत अप्लाई होगी, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं सेक्शन 20 के मुताबिक इनमें मेल डिसेंडेंट से विडो अनटिल विडो डेथ और रीमैरिज, अनमैरिड डॉटर्स, फिर नॉमिनी रजिस्टर्ड डीड, जो नॉमिनेट करेगा जो अपना डिसेंडेंट हैं वही होंगे, या फिर नॉमिनी बाय द कलेक्टर, जिनको कलेक्टर नॉमिनेट करेगा उन्हीं को जो है ये फिर कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड के मुताबिक जो मालकियत है वो मुंतकिल होगी। नॉमिनेशन ऑफ हर अलाउड सेक्शन 22 to 23 मस्ट बी रजिस्टर्ड रिवोकेबल बाय रजिस्टर्ड डीड ओनली। जो सेक्शन 22 और 23 है ये हमें बताता है कि आमतौर पर जो नॉमिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डीड को ही मुंतकिल होगी,
इनके अलावा और किसी को मुंतकिल नहीं होगी। अगर मैं ब्रिज एंड पेनल्टीज की बात करूं तो पेनल्टी फॉर वायलेशन जो है वो याद रखिएगा वो 10,000 है। सेक्शन नंबर 24 के मुताबिक वो कितनी है? 10,000 है। और गवर्नमेंट मस्ट पे फॉर क्रॉप्स एंड इंप्रूवमेंट्स इफ लैंड रिज्यूम, अगर लैंड जो है वो रिज्यूम है तो गवर्नमेंट क्रॉप्स और इंप्रूवमेंट्स के लिए पे करेगी, और ये बात सेक्शन 25 में बताई गई है। इलीगल ऑक्यूपेशन पेनल्टी जो है वो 2 लाख तक रखी गई है जुर्माने की शक्ल में, और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट है। और ये कहां बताया गया है हमें? सेक्शन 33 के अंदर। इलीगल ऑक्यूपेंसी जो है उसके ऊपर फाइन कितना है? तो याद रखिएगा उसके ऊपर जो फाइन है वो 2 लाख रुपए है, और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है यानी उसकी जो कैद है वो कितना है? तो याद रखेंगे उसको 6 मंथ तक जो है वो कैद रखी जाएगी। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट ड्यूज रिकवरेबल एज लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 28 सेक्शन 28 के मुताबिक जो बिल्कुल लैंड रेवेन्यू है ये ऐसे ही रिकवर किए जाएंगे जिस तरह से गवर्नमेंट अपना ड्यूज रिकवर किए जाते हैं। टेनेंट मे गेट ऑनरशिप अंडर द गवर्नमेंट रूल। तो सेक्शन 30 के मुताबिक टेनेंट जो है वो क्या कर सकता है? वो ऑनरशिप ले सकता है। आफ्टर ऑनरशिप सेटलमेंट ऑफ कंडीशंस एंड, तो जब उसको ऑनरशिप मिल जाएगी तो स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस जो है वो क्या हो जाएंगी? एंड्स हो जाएंगी। बट शेड्यूल 2 कंडीशंस में परमानेंटली, लेकिन शेड्यूल 2 वाली जो कंडीशंस हैं वो परमानेंट रहेंगी। जैसे गवर्नमेंट जो है वो वाटर और कैनाल राइट्स उनसे कभी भी जो है वो उनको नहीं मुंतकिल करेगी। पानी और कैनाल के ऊपर जो टैक्स है वो हुकूमत को देना पड़ेगा। मिनरल राइट्स जो है मिनरल पर हुकूमत का अख्तियार है, और अगर हुकूमत पब्लिक पाथवे जो है वहां से बनाना चाहे तो तब भी उसको रोका नहीं जा सकता। मतलब पब्लिक पाथवे के लिए भी इसको नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट है जी सिविल कोर्ट्स बार्ड। आमतौर पर सेक्शन 36 के अंदर बताया गया है कि ओनली रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं वो क्या करती हैं? डिसाइड करती हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोटेक्टेड फॉर एक्शंस इन गुड फेथ। सेक्शन 37 हमें बताता है कि अगर गुड फेथ में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कोई काम करता है तो फिर हुकूमत उसको क्या देगी? प्रॉपर प्रोटेक्शन देगी। शेड्यूल 1 हमें बताता है कि जो स्पेशल टेनेंट्स हैं जैसे कैमल ब्रीडर्स हैं या हॉर्स ब्रीडर्स हैं या हेडमैन हैं या ट्री प्लांटर्स हैं, तो इनको क्या किया जाएगा? इनके एक स्पेसिफिक रूल जो है वो तय किए गए हैं। शेड्यूल 2 जो है ये परमानेंट गवर्नमेंट राइट्स इवन आफ्टर द ऑनरशिप, ये बेसिकली बताता है कि ऑनरशिप के बाद भी गवर्नमेंट के राइट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया जमीन के मिनरल्स पर गवर्नमेंट का हक होगा। गवर्नमेंट जो है वो पानी वगैरह का जो आपाशी का टैक्स है वो जरूर वसूल करेगी, वो सारी बातें। अब गवर्नमेंट इज सुप्रीम ऑनर। याद रखिएगा किसी भी जमीन पर जो सुप्रीम ऑनर है वो किसकी होगी? वो गवर्नमेंट की होगी। और लैंड इज गिवन ऑन कंडीशन फर्स्ट ऑनरशिप लेटर। तो लैंड जो है वो पहले कंडीशन पर दी जाएगी, फिर उसकी ऑनरशिप जो है वो मुंतकिल की जाएगी। नो फ्री सेल मॉर्टेज और ट्रांसफर विदाउट गवर्नमेंट कंसेंट। गवर्नमेंट की कंसर्न के बगैर ना तो कोई इसको सेल कर सकता है ना ही आगे मुंतकिल कर सकता है। स्पेशल सक्सेशन रूल बनाए गए किसके लिए? नॉन मुस्लिम के लिए। सेपरेट टेनेंसी सिस्टम जो है ये तश्कील दिया गया जो ऑर्डिनरी टेनेंसी लॉ जो है वो नहीं है, और इसका पर्पस एग्रीकल्चरल सेटलमेंट था, ना कि लैंड जो है वो ट्रेड था, बल्कि लोगों के अंदर ये प्रॉपर जो है उनको मालिक बनाना, उनको प्रॉपर्टी देना जो है ये खास पर्पस था, ना कि लैंड की जो प्रॉपर ट्रेडिंग है ये मकसद था। इसके बाद बेटा हम चलते हैं, हमारा तीसरा आज के लेक्चर का आखिरी एक्ट है जिसको हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ये नाम देते हैं। इससे पहले हमने टेनेंसी एक्ट पढ़ा, इससे पहले हमने जो है कॉलोनाइजेशन एक्ट पढ़ा, तो अब हम डिस्कस करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसका भी डिटेल लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहां जाकर इसको अच्छे से सुन सकते हैं। और यहाँ पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपसे शेयर करने वाला हूं, इनको आप फोकस करके एक एक पॉइंट को जो है वो अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। मेन लॉ फॉर द लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब पाकिस्तान। ये पंजाब पाकिस्तान का जो है मेन लॉ काउंट होता है लैंड रेवेन्यू के हवाले से, लैंड रिकॉर्ड के हवाले से, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। और इसका कंट्रोल है किस चीज पर? लैंड असेसमेंट हो गई, रिकवरी हो गई, रिकॉर्ड्स हो गए, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गया। तो इनको आमतौर पर जो इनके कंट्रोल को एक्सप्लोर किया गया। हायरार्की जो है अगर ऑफिसर्स की बताऊं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या होगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और उसके बाद ईडीओ रेवेन्यू जो है
उसके बाद जो है कलेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर और उसके बाद अथॉरिटी किसको मुंतकिल होगी, याद रखिएगा तहसीलदार को मुंतकिल होगी। अगर हम आगे बात करें तो विलेज स्टाफ में फिर क्या आएगा, विलेज स्टाफ में फिर पटवारी है, कानून गो है, सर्विस सेंटर ऑफिस है और इसके अलावा नंबरदार है, असिस्ट द लैंड रिकॉर्ड वर्क। तो जो लैंड रिकॉर्ड वर्क है उस पर वो वर्क जो है वो कर सकते हैं। अगर मैं रेवेन्यू एरियाज की बात करूं तो पंजाब डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील। तो फिर इसको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल में। रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो जमाबंदी कहलाती है और मेन बुक शोइंग द ऑनर्स, टेनेंट्स, रेंट, रेवेन्यू एंड मैप। ये जो जमाबंदी है ये हमें क्या बताती है, ऑनरशिप के बारे में बताती है, इसके अलावा हमें टेनेंट्स के बारे में बताती है, इसके अलावा हमें रेंट, रेवेन्यू और मैप्स जो हैं किसी विलेज के उनके बारे में एक्सप्लोरेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर मैं पीरियोडिकल ऑर्डर की बात करूं तो अपडेटेड एडिशन जो है जमाबंदी का ये बनाया जाता है। कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड जो हैं उनको बनाया गया सेक्शन 41A और सेक्शन 41B के मुताबिक थ्रू लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स में। म्यूटेशन यानी इंतकाल रिक्वायर्ड व्हेन राइट्स चेंज, इनहेरिटेंस है, सेल है, गिफ्ट है, तो जब कोई जमीन के राइट्स एक से दूसरे में मुंतकिल होते हैं तो इसके लिए जो है वो म्यूटेशन यानी कि इंतकाल कहा गया है। रिपोर्ट म्यूटेशन विद इन 3 मंथ बाय द पर्सन इक्योरिंग द राइट्स। अब वो पर्सन जो राइट्स को इक्योर करता है उसको क्या करना है, 3 महीने के अंदर जो है वो म्यूटेशन की रिपोर्ट देना है। ऑर्डर परस्यूम्ड ट्रू अनलेस दैट इज प्रूव्ड सेक्शन 52। और जब तक इसको जो है सेक्शन 52 के मुताबिक डिसप्रूव नहीं किया जाता तब तक इसको क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल लैंड लाइबल टू रेवेन्यू अनलेस एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर लैंड जो है ये रेवेन्यू देंगी। अब कुछ इनमें एग्जेम्पशंस हैं, कब देंगी, अप टू द 2.5 एकड़ एरीगेटेड और अप टू द 5 एकड़ अनएरीगेटेड लैंड। पहली शर्त यह है कि एरीगेटेड लैंड की मिकदार कितनी होनी चाहिए, 2.5 एकड़, और 1 एकड़ में याद रखिएगा 2 बीघे होते हैं। इसका मतलब है 5 बीघे जो हैं वो एरीगेटेड के और 5 एकड़ यानी कि 10 बीघे जो हैं वो अनएरीगेटेड लैंड के हों, तो तब वो जो है रेंट क्या करेंगे, पे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरीगेटेड हैं एकड़ उनकी रेशो जो है वो 2 अनएरीगेटेड एकड़ के बराबर है। और यहां पर कुछ तफसील बताई गई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जमीन किसी की जो है 2.5 से 12.5 एकड़ हो एरीगेटेड और 5 से 25 अनएरीगेटेड लैंड हो तो वो रेंट कितना देगा, 50% मोर देगा। अगर किसी की ऑनरशिप में 12.5 से 25 एकड़ एरीगेटेड हो और 25 से 50 अनएरीगेटेड हो तो फिर वो 100% मोर रेंट देगा, मोर लैंड रेवेन्यू देगा। और इसी तरह 25-50 एकड़ एरीगेटेड और 100 अनएरीगेटेड हो तो फिर वो 200 मोर देगा। अगर कोई जो है 50 एरीगेटेड प्लस 100 प्लस अनएरीगेटेड एकर्स पर कॉम्प्राइज अप हो तो फिर वो 300 टाइम मोर जो है वो रेवेन्यू इनहेंस किया जाएगा, उस पर लगाया जाएगा। तो ये चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ये क्लियर करवाने के लिए कि सब पर लैंड रेवेन्यू जो है वो इक्वल अप्लाई नहीं होता, बल्कि जिसकी जमीन ज्यादा है उस पर लैंड रेवेन्यू ज्यादा अप्लाई होता है और जिसकी जमीन कम है उस पर लैंड रेवेन्यू जो है वो कम अप्लाई होता है। रेवेन्यू बेस्ड अपॉन द क्रॉप्स वैल्यू, रेवेन्यू जो है वो क्रॉप्स वैल्यू पर क्या करता है, डिपेंड करता है। कैन नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द नेट प्रोड्यूस वैल्यू, और ये लाजमी शर्त है कि इसको 1/4 ऑफ द नेट प्रोड्यूस वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में बताऊं तो इस पर काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो पावर्स दी गई हैं लैंड रेवेन्यू की रिकवरी के हवाले से। जैसे डिमांड नोटिस है पहला स्टेप, और ये सेक्शन 81 के अंदर हमें बताया गया है कि पहला स्टेप क्या है, डिमांड नोटिस। और ये जो डिमांड नोटिस है ये फर्स्ट स्टेप है, एमसीक्यू में याद रखेंगे। दूसरा है अरेस्ट एंड डिटेंशन अप टू 1 मंथ, सेक्शन 82 के मुताबिक। फिर दूसरे स्टेप में अरेस्ट और डिटेंशन होगी, कितने टाइम तक इंप्रिजनमेंट होगी, 1 मंथ। सीजर ऑफ द क्रॉप्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल क्रॉप प्रॉपर्टी है और क्रॉप्स हैं वो हुकूमत के कब्जा में चली जाएंगी, सेक्शन 83 हमें बताता है। ट्रांसफर ऑफ लैंड टू एन अदर टेम्परेरी, सेक्शन 84 हमें बताता है। अटैचमेंट,
गवर्नमेंट टेक्स ओवर मैनेजमेंट जो है सेक्शन 85 हमें बताता है। सेल ऑफ लैंड एट लास्ट ऑप्शन, और आखिरी ऑप्शन लैंड का सेल है फ्री फ्रॉम ऑल द मॉर्टगेज, और ये हमें सेक्शन 88 जो है वो बताता है। अब इसमें कुछ मजीद बातें कही गई हैं कि माइंस एंड मिनरल्स जो हैं बिलोंग टू द गवर्नमेंट। सेक्शन 49 के मुताबिक माइंस एंड मिनरल्स जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट से। फॉरेस्ट्स हैं, क्वेरीज हैं, वेस्ट लैंड है, प्रिज्यूम्ड द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेक्शन 50 के मुताबिक। सेक्शन 50 के मुताबिक फॉरेस्ट हैं, क्वेरीज हैं और वेस्ट लैंड प्रिजम्पटिव गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि पार्टीशन ऑफ जॉइंट लैंड के बारे में जो रिक्वेस्ट है ये हमें चैप्टर 11 में बताई गई हैं। बाउंड्री मार्किंग एंड सर्वे अथॉरिटीज जो हैं ये हमें अथोराइज्ड चैप्टर 10 के अंदर बताई गई हैं। अपील्स अलाउ विद इन द रेवेन्यू हायरार्की जो है ये भी हमें एक्सप्लोरेटरी वे में बताया गया है। सिविल कोर्ट्स बार्ड फ्रॉम डिसाइडिंग द रेवेन्यू मैटर ये सेक्शन 172 के अंदर बताया गया है। स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी कहा जाता है कि आप हमें ये बताएं पार्टीशन ऑफ लैंड जो है इसका चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप बताएंगे चैप्टर 11। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं ताकि आपको इससे फायदा हो सके। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पेनल्टीज। तो सेक्शन 48 के मुताबिक फेलिंग म्यूटेशन रिपोर्ट जो है तो इस पर फाइन 500 रुपी है। डिसओबेइंग ऑर्डर या नोटिस जो है इस पर भी फाइन 500 रुपी है, और लेकिन इसका सेक्शन 35 है। इनकरेजमेंट पर जो है वो 500 रुपीज फाइन है प्लस 50 पर डे है, सेक्शन 175A में बताया गया है। डिस्ट्रॉइंग द बाउंड्री मार्क्स जो है, बाउंड्री मार्क्स को अगर कोई डिस्ट्रॉय करे तो उस पर भी कितना फाइन है? 500 रुपीज फाइन जो है वो फिक्स किया गया है। अब अगर मैं इस एक्ट की इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूं तो याद रखिएगा ये एक्ट इन्फोर्स्ड कब हुआ? 1 जनवरी 1968 के अंदर। म्यूटेशन रिपोर्ट जो है वो 3 मंथ है। असेसमेंट पीरियड जो है वो 25 ईयर और मिनिमम 10 ईयर है। डिटेंशन ऑफ डिफॉल्टर जो है वो मैक्सिमम 1 मंथ है। अटैचमेंट पीरियड जो है वो मैक्सिमम 5 ईयर है। अपील टू सेट ए साइड सेल जो है वो विद इन 30 डेज है। ये आपने याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आखिर में आपको जो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में बताऊं तो 1976 के अंदर लैंड रेवेन्यू एग्जेप्शंस जो हैं, एग्जेम्पशंस बताई गई जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, और इनहांस्ड रेट्स के बारे में। 2001 में कमिश्नर और डीसी जो है इनको रीनेम्ड कर दिया। कमिश्नर के लिए ईडीओ रेवेन्यू और डीसी के लिए डीओ रेवेन्यू जो है वो तश्कील दिया गया। 2007 में फॉर्मल कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक्स दबाना जो है वो ना भूलिएगा, क्योंकि ये लाइक्स, आपके ये लाइक्स हमारी मोटिवेशन है। हम और अच्छे अच्छे लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।